चलिए, वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सत्यादीश शर्मा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आ जाइए, फटाफट से हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और सवाल को करना है। उसने कहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, अब माध्यिका का एक फार्मूला भी होता है भैया, वो फार्मूला भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इस तरह से एक क्या है, वर्ग है, वर्ग नहीं सॉरी वृत्त है। इस तरह से एक वृत्त दे रखा है। वृत्त में एक्स, वाई और जेड दे रखा है। जी केंद्रक है। केंद्रक कब बनता है? माध्यिका के मिलने से बनता है। माध्यिकाएं जहां मिलती है ना सारी की सारी, वहां केंद्रक बनता है। सारी माध्यिकाओं के मिलने से केंद्रक बनता है, केंद्रक का निर्माण होता है भैया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ केंद्रक बनता है, जी बनता है। और ये जो रहता है 2:1 के अनुपात में बांटता है। पूरी लेंथ को अगर मैं जी मान लूँ, पूरी लेंथ को अगर मैं जी मान लूँ तो 2:1 में बांटता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2:1 में बांटता है। अब उसने ये दे रखा है कि सर एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 11 दे रखी है, और उसने वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 14 दे रखी है। ये कहाँ मिलता है? एम पर मिलता है। एम पर मिलता है। तथा एक्स जेड की वैल्यू 7 दे रखी है, 7 दे रखी है। तो जी एम की वैल्यू निकाल के बताओ, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बताओ। तो सर जी मेरे पास पूरी माध्यिका की लंबाई निकालने का तरीका है कि माध्यिका का वर्ग करेंगे, यानी इस लंबाई का वर्ग करेंगे, इस लंबाई का वर्ग करेंगे। सर दो गुना करेंगे, दो गुना करेंगे, दो गुना करेंगे इस संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग। ये फॉर्मूला होता है। प्लस करेंगे, प्लस करेंगे दो गुना करके इस संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। और माइनस कर देंगे सर इस संख्या का वर्ग 196, 196 और 4 से भाग दे देंगे। 4 से हम भाग दे देते हैं मेरे भाई। ये फार्मूला होता है, ठीक है, माध्यिका निकालने का। अगर आप कहें तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। जैसे ये ए मान लीजिए, और ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है, माध्यिका निकालने का तरीका क्या है? ये जी नहीं निकाल रहे हैं एक्चुअल में, हम पूरी की पूरी लेंथ निकाल रहे हैं। पूरी की पूरी लेंथ लेंथ निकाल रहे हैं मेरे भाई। एक्स वाई निकाल रहे हैं, एक्स एम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक्स एम निकाल रहे हैं, एक्स से लेकर एम तक की। तो पूरी माध्यिका निकालने का जो तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है कि माध्यिका का जो वर्ग होता है, यानी इस लाइन का जो वर्ग होता है, माध्यिका का जो वर्ग होता है वो होता है सर इस संख्या का वर्ग, मतलब दो गुना इस संख्या का वर्ग, प्लस दो गुना इस संख्या का वर्ग, दो गुना इस संख्या का वर्ग, माइनस इस संख्या का वर्ग, और बटे कर देते हैं हम 4। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक। चलो आओ, आइए जी, जल्दी से फटाफट 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 शुरुआत करते हैं कार्यवाही पे। और कार्यवाही क्या कहती है कि सर एक्सएम का जो वर्ग होगा, एक्सएम का जो वर्ग होगा ये हो जाएगा कितना? 200, 242, हाँ है ना, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 9 9 18 का 8, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, माइनस 196 हो जाएगा। जब आप यहाँ जोड़ घटा करोगे, बटे 4 कर देंगे, बटे 4 कर देंगे। तो देखो एक काम करो, जोड़ लो भाई। जोड़ने की अगर आप कोशिश करो तो जोड़ लो। 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 हो जाएगा। 9 10 और 4 14 का 4, हासिल 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस 196 बटे 4 करेंगे, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 144, 144, हाँ है ना, बिल्कुल 144 बटे 4। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बचा जो दो, 4 छंग 24। यानी कि एक्सएम का जो वर्ग निकल के आया, एक्सएम का जो वर्ग निकल के आया वो 36 निकल के आया। तो किस संख्या का वर्ग करोगे 36 आए? तो आप कहेंगे जी 6 का। इसका मतलब ये कि ये पूरी लेंथ जो है, ये पूरी लेंथ जो है 6 है। और जिसको 2:1 में बांटना है, यानी 2:1 में बांटा गया, जिसकी पूरी लेंथ 3 आई। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 6 को। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ 2 निकल गया। उसने पूछा है कि सर जीएम की लंबाई बताओ, यानी एक का मान बता दीजिए। तो एक का मान निकल के आएगा हमारा कितना? एक का मान निकल के आएगा हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से हमें ये सवाल करना था। बहुत बिल्लू भयंकर टाइप का सवाल है भैया। माध्यिका की लंबाई निकालने का फॉर्मूला, माध्यिका की लंबाई निकालने का फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपकी किताब में हो सकता है सर माध्यिका निकालने का फॉर्मूला। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट। किस पेज पे लिखा है, कहाँ लिखा है माध्यिका? अगर हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। माध्यिका लिखा है, कहाँ लिखा है माध्यिका का फॉर्मूला? चलिए जी, मुझे तो दिख नहीं रहा है। बाकी आप लोग ढूंढिएगा कहीं ना कहीं, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को दिख जाएगा। हर किताबों में अलग अलग तरीके से दे रखा है, मैंने इस तरह से याद रख रखा है, तो आप भी जैसे चाहें वैसे याद रख लीजिएगा। आगे आओ भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि त्रिभुज ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। लंब केंद्र कब बनता है? लंब केंद्र बनता है मेरे भाई, लंब केंद्र जो बनता है, ये बनता है किसके मिलने से? बताओ रे, किसके मिलने से बनता है? तो वो बनता है अभिलंबों के मिलने से, ठीक है। एबीसी लंब केंद्र है। यदि लंब केंद्र यहाँ बनता है, जो 90 डिग्री बनाता है, हर जगह 90 डिग्री बना देता है, हर जगह 90 डिग्री बना देता है। लंब केंद्र जो होता है 90 डिग्री बनाता है। सामने भुजा पे 90 डिग्री बनाया, ठीक है, ठीक है। ऐसे कैसे इसने यहाँ से यहाँ गया और सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री बनाया?
यहाँ 90 डिग्री बना है, यहाँ 90 डिग्री बना है, और ऐसे कैसे यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ बनाएगा। हर जगह ही ये लाइनें क्या करती, ये लाइनें 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात पता होनी चाहिए। और इसका नाम क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, इस पॉइंट का नाम ओ दे रखा है, ठीक है, ये मैंने ओ बना दिया। यदि बी ओ सी 120 डिग्री दे रखा हो मेरे भाई, ये अगर 120 डिग्री दे रखा है, लाल कलर से बना दे रहा हूँ, ये अगर 120 डिग्री दे रखा है, यारी पूरी लेंथ एक मतलब पूरा कोण 120 डिग्री दे रखा, तो ये वाला भी 120 ही होगा, हाँ है ना, बिल्कुल सही है जी। अब कह रहा है बी ए सी का मान बताओ। अच्छा, बी ए सी का मान बताओ, तो ए सी बी ए सी का मान बताओ, यानी ये वाला एंगल निकाल के बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ एक चतुर्भुज बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप तसल्ली से देखो तो तसल्ली से अगर आपने देखा चतुर्भुज बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी सब कुछ मैं मिटा दे रहा हूँ, बाकी सब कुछ मुझे साफ करना पड़ेगा सर। ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री बना, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री बना है, ये अगर 90 डिग्री बना है, यहाँ पे 90 डिग्री बना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना है, तो एंगल ए निकल के आ जाएगा हमारे पास। कैसे कि सर एंगल ए को थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90, इन सबको मिला के चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री आता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री आता है, तो थीटा प्लस 9 9 18 180, 180 और 120, 180 और 120 जब मैं जोड़ूंगा तो 300 निकल के आएगा। 300 बराबर 360 डिग्री, तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आई, थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी उधर जाएगा 60 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। हमारे सवाल का आंसर है सर। अभी तक की लैंग्वेज में तो 60 डिग्री आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 60 डिग्री हमारा आंसर निकल के आ रहा है। आइए जी आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल ये रहा कि त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र, परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र जो होता है मेरे प्यारे भाई, परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र के ऐसा केंद्र होता है जहां से त्रिभुज के शीर्षों की दूरी बराबर होती है। ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये इस तरह से एक परिकेंद्र बना, जहां से परिकेंद्र का मतलब यहाँ सेंटर बनेगा, यहाँ से यहाँ एक सेंटर बनेगा, यानी परिवृत्त की त्रिज्या, यहाँ से हर एक शीर्ष की दूरी बराबर होती है। इसकी दूरी भी उतनी होगी, इसकी दूरी भी उतनी होगी, और इसकी दूरी भी उतनी होगी, और ये रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है सर, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल सही। तो ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर हो जाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिभुज एबीसी जिसका नाम था ए बी और सी जिसका नाम था, ये ओ है, ये पॉइंट ओ है। आगे आ जाओ, परिकेंद्र है बी ए सी दे रखा है आपको 85 डिग्री, ये पूरा का पूरा दे रखा है 85 डिग्री, 85 डिग्री दे रखा है। और बी सी ए दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। तो आपको ओ ए सी पता करना है, ओ ए सी पता करना है, यानी ये वाला एंगल पता करना है। अब हम ये बात जानते हैं कि सर जी, हम ये बात जानते हैं, चलो हटाओ थोड़ी देर बात करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें 80 हो गया, 85 हो गया, 80 हो गया, तो ये कितना लेंगे? तो इन दोनों को जब अगर मैं जोड़ूंगा 8 8 16 165 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा 15 होगा कि नहीं होगा? तब जाके तो मेरे भाई 180 डिग्री बन पाएगा। अरे 80 और 85, 8 8 16 160 हो गया, 165 हो गया। अब 165 अगर हो गया, तीनों का योग 180 होना चाहिए, 5 बचा, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना बचा? ये पूरा का पूरा एंगल 15 डिग्री का बचा, 15 डिग्री का बचा, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। अब हम ये बात भी जानते हैं, हम ये बात भी जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कि अगर ये थीटा डिग्री, अगर ये मान लो थीटा डिग्री है, ये थीटा डिग्री है, एक्स वाई जेड जो भी लेना चाहो, ये एक्स डिग्री है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको अगर आप वाई ले लो तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण बराबर होंगे। अच्छा, अगर इसको जेड ले लो तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे सर, बिल्कुल बराबर होंगे। आपको पता करना है ए ओ सी, नहीं, ओ ए सी का मान पता करना है, यानी एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है। किसकी वैल्यू? ये वाला पार्ट आपको पता करना है। चलिए निकालते हैं। सर मैं जब देखूंगा, सर x और x, दो बार x हो गया, दो बार y होगा, दो बार z हो गया, तो दो बार x, दो बार y और दो बार z की वैल्यू, तो दो बार x और दो बार y और दो बार ही z की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी समझ रहे हो, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो दो बार x, दो बार y और दो बार z, दो बार x, दो बार y, दो बार z, 180 निकल के आया, तो एक बार x, एक बार y और एक बार z की जो वैल्यू निकल के आई 90 निकल के आएगी।
एक बार एक्स, एक बार वाई और एक बार जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 90 डिग्री निकल के आ गई। हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या आपके पास y और z दे रखा है कहीं? y और z दे रखा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो y और z दे रखा होगा। y और z की वैल्यू कितनी आ गई? y और z की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे साथियों, y और z की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। 15 डिग्री निकल के आ गई, तो x की वैल्यू कितनी लेंगे? x की वैल्यू 75 डिग्री ले लेंगे। x की वैल्यू 75 डिग्री निकल के आई। क्या यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है, परेशानी है? बताओ जल्दी से, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो, है ना? एक्स की वैल्यू 75 डिग्री निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू 75 डिग्री निकल के आ जाएगी, ये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला एंगल निकल गया ना 75 डिग्री। चलो आगे आओ, आगे आ जाओ, अगले सवाल को पढ़ लो जल्दी से। अगले सवाल को पढ़ लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक अधिक कोण त्रिभुज में ए, अधिक कोण समझते हो ना? अधिक कोण कुछ इस तरह का होता है भाई, ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। एक अधिक कोण त्रिभुज में ए अधिक कोण है, यानी ये वाला जो पार्ट दे रखा है, दिस इज ए। इसको बी मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इसको यही मानना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है ए जो है वो ज्यादा वाला कोण है, सबसे बड़ा वाला कोण, तो सबसे बड़ा वाला कोण यही आता है। अधिक कोण त्रिभुज है, कह रहा है ओ उसका लंब केंद्र है। लंब केंद्र का मतलब क्या होता है? लंब केंद्र का मतलब क्या होता है भाई? लंब केंद्र का मतलब ये होता है कि जो सारे के सारे लंबों से मिलकर जो बनता है उसको हम लंब केंद्र कहते हैं। एक काम करो, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये मैंने बताया था ना लंब केंद्र कहाँ मिलते हैं, ये बात मैंने बताई थी। इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। अब मेरा ये मन कर रहा है, मेरा ये मन कर रहा है कि सर सभी पे मैं एल्टीट्यूड डालूं, सभी पे मैं लंब डालूं। तो इस पे अगर मैं लंब डालूंगा तो ये कुछ इस तरह से यहाँ जाएगा कहीं ना कहीं 90 डिग्री। सही है गलत है? बिल्कुल सही है जी, 90 डिग्री जाएगा। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। ये भी हो गया। अब इस पे मैंने लंब डाल दिया, मतलब इस लाइन पे इसमें मैंने लंब डाला। अब ऐसे कैसे ही हूबहू उसी तरह से मैं इस लाइन पे भी लंब डाल रहा हूँ। इस लाइन पे मैंने लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री इसने यहाँ बना दिया। ठीक है, चलो बहुत शानदार। अब मैं इस लाइन पे भी लंब डाल रहा हूँ, इस लाइन पे भी 90 डिग्री डाल रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि सर ये जो एक चतुर्भुज बना, एक चतुर्भुज बना, लंब केंद्र का मतलब होता है जो 90 डिग्री बना है। चतुर्भुज बन रहा है सर यहाँ पे, त्रिभुज काहे बन गया? त्रिभुज क्यों बन रहा है भाई? हाँ, ये इस तरह से, एक तो यहाँ बना ये वाला पार्ट, ठीक, और एक वाला पार्ट ये बना। ये आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा हो तो ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री बनता है। आगे उसने कहा है बी ओ सी का मान दे रखा है। बी ओ सी का मान, ये वाला पार्ट वो दे रखा है। बी ओ सी का मान दे रखा है कितना? बी ओ सी का मान दे रखा है 54 डिग्री, 54 डिग्री दे रखा है। तो बी ए सी, बी ए सी यानी ये वाला एंगल निकाल के बताओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल निकाल के बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? तो हम ये बात तो जानते हैं सर कि चतुर्भुज के चारों, अच्छा ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो सर जी क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, तो थीटा प्लस 90 प्लस कितना 54, 54 प्लस ये 90, इन सबका जोड़ जब मैं करूंगा तो 360 डिग्री निकल के आना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो थीटा निकालता हूं मैं, और ये 9 9 18 180, 180 और 5 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 4 आ जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल का 1 आ जाएगा। तो 234, 234 बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री, जब मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा 360 में से 234 माइनस करूंगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और 126 डिग्री। 126 डिग्री हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। थोड़ा सा बिल्लू भयंकर टाइप का सवाल जरूर है, लेकिन इस तरह के सारे सवाल मैंने आप लोगों को क्लास में करा रखे हैं। सारे के सारे सवाल मैंने आप लोगों को क्लास में करा रखे हैं। अब आइएगा जी अगले सवाल पे, थोड़ा सा करेक्शन आप लोगों को करना है कि यहाँ 42 नहीं है, यहाँ 42 नहीं है, यहाँ पे 4 है। आप अपनी बुक में भी सुधार कर लीजिएगा, ठीक है? 42, अच्छा जी 4 है ना, 42 नहीं है सी, यहाँ पे 4 है। ठीक, आओ,
त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। सबसे पहली बात तो समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसका नाम है ए बी और सी समकोण त्रिभुज। अच्छा, एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है, बहुत अच्छी बात है जी, 90 डिग्री दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 90 डिग्री। अच्छा, एंगल सी 45 डिग्री दे रखा है, एंगल सी जो दे रखा है ये 45 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ये बिंदु डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, बिंदु डी जो है एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु, इस लाइन का मध्य बिंदु, इस लाइन का मध्य बिंदु यहाँ डी जो है, पॉइंट डी जो है एसी का मध्य बिंदु, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हो जाएगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हो जाएगी। तो सर जी अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन डालता हूँ तो ये मध्य बिंदु अगर है, अगर मध्य बिंदु अगर है, ये मध्य बिंदु, तो ये लाइन और ये लाइन सारी की सारी लाइन आपस में बराबर होती है। कारण क्या है इस लाइन का बराबर होने का, इस लाइन का बराबर होने का कारण कुछ इस तरह से है मेरे भाई, इस तरह से आप देख रहे हो कि सर जी ये भी त्रिभुज की रेडियस, ये भी त्रिभुज की रेडियस और ये भी त्रिभुज की रेडियस, इस कारण से ये बराबर हो जाते हैं, इस कारण से ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आपसे आगे क्या पूछ रहा है, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु, यदि एसी की लंबाई, पूरी लंबाई 4√2 है, 4√2 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, बीडी की लंबाई बताओ, बीडी की लंबाई कितनी होगी। सर इस पार्ट को दो बराबर भाग में बांटना है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2√2, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2√2, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2√2 ही हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 2√2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। देखो सारा खेल प्रॉपर्टी का है, सारा का सारा खेल प्रॉपर्टी का है सर, पूरा खेल प्रॉपर्टी का है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप कर पाओगे, प्रॉपर्टी याद नहीं है भाई तो दिक्कत में आ जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, यहाँ आ जाइए। यदि एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है, परिकेंद्र यानी कि परिकेंद्र वो केंद्र होता है जहां से त्रिभुज के शीर्षों की दूरी बराबर होती है, त्रिभुज के शीर्षों की दूरी बराबर है ना, परिकेंद्र जहां से त्रिभुज के शीर्षों की दूरी बराबर। एक सेकेंड, ये वो पॉइंट है जहां से यहां तक चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ, या फिर यहां से यहां चले जाओ, तीनों ही आपस में बराबर है और ये परिकेंद्र है, इसका नाम क्या है, ओ। ये जो ओ है ना ये परिकेंद्र है, तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारी की सारी दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगी, ये सारी की सारी दूरियां आपस में कैसे हो जाएंगी भैया, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब एबीसी नाम था इसका, ए बी और सी नाम हुआ करता था, ए बी और सी नाम हुआ करता था। अब उसने ये कहा बी ए सी, बी ए सी दे रखा है 85 है, ऐसा ये पूरा का पूरा 58, एक पिक्चर सॉरी 58 दे रखा है, 58 डिग्री दे रखा है, तो ओ बी सी, ओ बी सी ये वाला एंगल निकाल के बताना है, ये वाला एंगल निकाल के बताना है आपको। ठीक है, चलिए जी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि सर जी, ये बात जानता हूं मैं कि इसके सामने का ये वाला एंगल जितना होगा, अगर थीटा होगा तो इसके सामने का ये एंगल भी थीटा होगा और थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ये दोनों एंगल, अगर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है तो इसके सामने का ये एंगल भी अल्फा होगा। अगर इसके सामने का, इसके सामने का ये वाला एंगल बीटा है तो इसके सामने का ये एंगल भी बीटा होगा, ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं। अब मैं ये बात जानता हूँ, मैं ये बात जरूर जानता हूँ कि सर 2 बार अल्फा है, 2 बार बीटा है और 2 बार थीटा है, तो 2 बार ही अल्फा है, 2 बार ही अल्फा है, 2 बार ही बीटा है, 2 बार ही बीटा है और 2 बार ही थीटा है, 2 बार ही थीटा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये त्रिभुज के तीनों कोण है, ये और ये। तो मैं दो हर जगह से कॉमन निकाल के काट दूंगा, हर जगह से 2 कॉमन निकाल के काट दूंगा, 2 हर जगह से कॉमन निकाला तो यहाँ से भी कर देंगे, कितना 90 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू किसकी पता करनी है, बी ओ सी की, नहीं सॉरी ओ बी सी की, यानी थीटा का मान पता करना, और थीटा का मान पता करना तो इन दोनों का मान हमें पता है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का मान कितना, 85 डिग्री, 85 सॉरी 58 डिग्री दे रखा है और ये थीटा दे रखा है, ये 90 हो जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे, ये 90 माइनस 58, तो थीटा निकल के आ जाएगा, 10 में 60 गया 2 बचा और 8 में 5 गया 3 बचा, 32 डिग्री इज द राइट आंसर। 32 डिग्री बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे, बोलो रे भाई बोलो रे। 32 डिग्री, 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 32 डिग्री,
चलिए, तो हमने 29 नंबर सवाल निपटा दिया सर। 29 नंबर सवाल के बाद में हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल कुछ इस तरह से रहा, इस तरह से रहा। ठीक है, उसने ये कहा है कि त्रिभुज समरूप है ना, और समरूप तो हम जानते हैं सर, जिनके रूप समान हो जाए उनको हम समरूप कहते हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। समरूप मतलब दो त्रिभुज हैं जिनके रूप एक जैसे हो जाए, ये दो समरूप त्रिभुज जिनका नाम है ए बी सी डी ई और एफ। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, ये दोनों को दोनों समरूप है, ये निशान लगा दिया। यदि ए बी की लेंथ दे रखी है कितनी, 4 दे रखी है। ए बी की लेंथ दे रखी है 4, बी सी की लेंथ दे रखी है 8 10, और ए सी की लेंथ दे रखी है 8 दे रखी है, 8 दे रखी है। और ई एफ की लेंथ दे रखी है, ई एफ की लेंथ दे रखी है 15। तो कह रहा है कि डी ई की लेंथ बताओ, डी ई की लेंथ बताओ। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, समरूप अगर हैं, समरूप अगर हैं तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। और जब भी समरूप होते हैं तो एक नियम मैंने आपको बताया था कि सर जी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का जो मतलब इन दोनों का जो रेशो होगा वही रेशो इन दोनों का और वही रेशो इन दोनों का, यानी 4/x, या फिर आप ये भी कर सकते हैं x/4, x/4। ऐसे कैसे 15/10 संगत कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर, ये संगत भुजा, ये संगत भुजा के बराबर, ये संगत भुजा इसके बराबर, संगत भुजाओं का रेशो बराबर होता है। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 15, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 दूनी 4, तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आएगी 3 दूनी 6। तो 6 सेंटीमीटर मुझे तो दिख रहा है सर ऑप्शन में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से चेंज होगा इस बार। अब ये रहा एक सवाल, ये रहा एक सवाल, और ये सवाल के ऑप्शन आपके थोड़े से गलत दे रखे हैं भाई। ऑप्शन एक जगह सुधारेंगे हम, एक जगह सुधारेंगे, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ जब साथ के साथ करते हुए। ऑप्शन इसके गलत है, एक एक्स वाई जेड है और एक पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। उसने कहा है वाई जेड जो है, वाई जेड जो है, वाई जेड जो है वो बराबर है, वाई जेड जो है ये लाइन जो है ये क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ठीक है जी, अब उसने ये भी कहा है एक्स जेड जो है, एक्स जेड जो है, एक्स जेड जो है, और यहाँ निशान इस तरह का नहीं आएगा ये, ठीक है जी आ जाएगा। हाँ, एक्स जेड जो है, यक्स जेड, यक्स जेड यहाँ है और पी आर यहाँ है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा कि ये दोनों सर्वांग सम हो जाए। ये निशान जो होता है सर्वांग समता का निशान होता है, सर्वांग सम हो जाए, कौन सा होगा? तो सर जी सही आंसर जो होता है ना, भुजा कोण भुजा वाला, साइड एंगल साइड वाला, साइड एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट लगता है। यानी कि कोण जेड जो है वो बराबर होना चाहिए कोण आर के, कोण जेड बराबर होना चाहिए कोण आर के, जो कि शायद किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। कोण जेड जो है कोण बराबर होना चाहिए आर के, कोण जेड कोण आर के बराबर होना चाहिए। अब किसी भी उसको सुधार लीजिए, कोण जेड जो है आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका आंसर ये निकल के आने वाला है, बाकी इसके ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग थे। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले सवाल की ओर हम लोग रुक करते हैं। और अगला सवाल कुछ इस तरह से रहा, क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप त्रिभुज है। समरूप है यानी इनके रूप समान है, सर्वांग सम नहीं है, इनके रूप समान है बस, सर्वांग सम नहीं है सर, इनके रूप समान है। जिनका नाम क्या, ए बी सी डी ई एफ, समरूप त्रिभुज है तथा दोनों के परिमाप क्रमशः इतने इतने दे रखे हैं। परिमाप का मतलब भाई इसका परिमाप दे रखा है 36, इसका परिमाप दे रखा है कितना 24, 24 दे रखा है। इसका पैरामीटर दे रखा है 36 और इसका पैरामीटर दे रखा है परिमाप 24 दे रखा है, 24 दे रखा है। मेरे भाई उनकी भुजा हुई, भुजा हुई या फिर भुजा हुआ या फिर परिमाप हुआ जिसको हम पैरामीटर कहते हैं, या फिर परिमाप हुआ पैरामीटर कह लो, या फिर उनकी हाइट हुई, या फिर उनकी हाइट हुई, या फिर उनके मीडियन हुई, मीडियन हुई,
या फिर उनका एंगल बाइसेक्टर हुआ, एंगल बाइसेक्टर हुआ, इन सब के रेशो, इनके संगत रेशो जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और ये एक्चुअल में बराबर हो जाते हैं, एक्चुअल में बराबर हो जाते हैं इनके एरिया के स्क्वायर, एरिया के स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं, इनके एरिया के स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? हटाओ, मारो गोली। देखिएगा, उसने कहा है डी ई की लेंथ कितनी दे रखी है सर, डी से लेकर ई तक की लेंथ 10 दे रखी है, 10 दे रखी है, तो कह रहा है कि ए से लेकर बी तक की लेंथ निकाल के बताओ। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, हम समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सर भुजा हुआ या परिमाप हुआ, सबके रेशो बराबर होते हैं, तो इसकी भुजा बटे इसका परिमाप, इसकी भुजा बटे इसका परिमाप, इसकी भुजा बटे इसका परिमाप, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 2 से काटा मैंने कितने बार, 5 बार में, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 15 निकल के आई सर। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 15 निकल के आई। किसी भी भाई बंधु को कोई समस्या है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है मुझे 15। ठीक है, चलिए, ऑप्शन सी में मुझे दिखाई दे रहा है 15। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। उसने क्या कहा, ए बी सी और एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज है। ठीक है जी, समरूप त्रिभुज है, बहुत अच्छी बात है, तुमने कह दिया पहले ही समरूप है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो नादान बालक हैं। समरूप त्रिभुज क्या होता है हम तो जानते ही नहीं थे ना। देखो, ए बी सी एक्स वाई और जेड समरूप त्रिभुज है, और उनके क्षेत्रफल का रेशो दे रखा है। मेरे भाई क्षेत्रफल इसका दे रखा है कितना, 64, तो यानी इसकी साइड का रेशो कितना होगा, 8। भाई समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो है? और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बात बताई थी, यहाँ पे जो मैंने बात बताई थी, यहाँ जो मैंने बात, नो 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 नो, ये वर्ग वर्ग नहीं चढ़ेगा, सॉरी वर्गमूल चढ़ेगा, ये वर्गमूल चढ़ेगा। अगर एरिया, कैसे जाएगा ये, हाउ विल दिस गो, अगले पेज पे जाएगा, हाँ चला गया, हाँ यहाँ वर्ग नहीं, फिर आ गया, तो फिर आ गया, यहाँ वर्गमूल चढ़ेगा, ठीक है, यहाँ वर्ग नहीं चढ़ने का है। ये कौन सा सवाल है, ये भाई, ये वर्गमूल चढ़ने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलो आओ इस सवाल पे देखते हैं। तो इसका वर्गमूल चढ़ा दूंगा तो इसकी साइड का रेशो आ जाएगा, इसका वर्गमूल चढ़ाऊंगा इसकी साइड का रेशो निकल के आ जाएगा। उसने कहा एक्स वाई जेड जो है, वाई जेड, वाई से लेकर जेड, वाई से लेकर जेड तक 15.4 है, 15.4 है, तो बी सी का मान निकाल के बताइए एक्स की वैल्यू। यानी कि इसकी ये वाली भुजा और इसका जो भी है भुजा, भाई ये भी भुजा और ये भी भुजा है, क्योंकि क्षेत्रफल अगर इतना है तो भुजा इतना हो जाएगा, बराबर होता है इसकी भुजा 15.4 बटे 11, ये हटाया, जीरो लगाया, मैं काट ले रहा हूँ, 11 से काट ले रहा हूँ, 11 एकम 11 बचा 4, 11 चौके 44, बचा कितना 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहें करा सकते हैं, आपकी इच्छा, एक्स की वैल्यू निकालना चाहें, 14/10, और ये बटे में है तो उधर 8 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 का 2, दो दो ऑप्शन में दिख रहा है, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 हो जाएगा, 8 एकम 8 3 11 हो जाएगा, बटे में कितना था 10 था, तो बटे में अगर 10 था यानी पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दैट इज एन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सवालों को तोड़ना है, फोड़ना है और परीक्षा में उड़ाने की हमें कोशिश करनी है। चलो आ जाओ, आगे आइएगा, और ये रहा सवाल। उसने ये कहा है, उसने ये कहा है त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी, एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू आर, अच्छा सर समरूप नहीं दे रखा, ये एक ही त्रिभुज दे रखा है, दो त्रिभुज नहीं दे रखे, दो त्रिभुज तो अभी तक दे रखे थे। तो यहां देखिए, उसने कहा है ए बी सी, ए बी सी में पी क्यू भुजा ए बी को पी पर काटती है, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू जो है, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू जो है भुजा ए बी को पी पर काट, पी पर तथा ए सी को क्यू पर काट, पी क्यू जो है ए बी को, ए बी को, पी क्यू जो है वो ए बी को पी पर काटती है और ए सी को क्यू पर काटती है। ठीक, उसने कहा है कि एक लाइन है पी क्यू,
एक लाइन है मेरे भाई, पी क्यू लाइन है। चलिए ठीक है, जैसा भी है। एबीसी में पी पी क्यू जो है ए बी को पी पर काटती है और ए सी को क्यू पर काटती है। यदि यदि और सवाल ने क्या क्या दे रखा है, यदि ए पी और पी बी, यदि ए पी और पी बी और पी बी का रेशो इतना इतना दे रखा हो, तथा पी क्यू 18 दे रखा हो, 18 दे रखा हो, 18 दे रखा हो, तो कह रहा है कि बीसी की लेंथ निकाल के बताओ, बीसी की लेंथ निकाल के बताओ। अब आगे ये भी कहा उसने कि सर पी क्यू जो है वो समांतर बीसी के, पी क्यू जो है समांतर बीसी के। जब भी समांतर हो जाता है तो एक छोटा सा नियम मैंने बताया था कि सर जी छोटा बटे पूरा बड़ा, बड़ा बराबर होता है इधर को छोटा बटे पूरा बड़ा, पूरा बड़ा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, एक्स को यहाँ कर दीजिए और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 8 48 सेंटीमीटर। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज इन ऑप्शन ए। देखो जियोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कम टाइम लेने वाला है भाई, बहुत कम टाइम लेता है। ठीक, सवाल सॉल्व होने में टाइम लगता ही नहीं है ज़्यादा ज्योमेट्री में, अगर आपको नियम याद है तो सारे। लेकिन नियम याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत में आ जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। ये रहा अगला सवाल। उसने कहा कि त्रिभुज 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 ठीक है, ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी क्रमशः डी और ई बनाती है। ये सवाल 35वां ना भाई, 35वें सवाल में थोड़ा सा आपको वो करना है, क्रॉस करना है। उसने कहा त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी क्रमशः डी और ई ई डी और ई डी और ई डी और ई डी और ई तक बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है, ऐसा कर लेना, बढ़ाई जाती है कोण सी बी डी और कोण बी सी ई के द्विभाजक बिंदु 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 पी, बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि पी की वैल्यू इतनी इतनी दे रखी है तो ये फलाना ढिकाना बताओ, फलाना बताओ, ढिकाना बताओ, ठिमकाना बताओ, जो भी आप लोगों को बताना है। चलिए जी, त्रिभुज एबीसी में सवाल में थोड़ी सी दिक्कत थी, थोड़ी सी परेशानी थी, तो हमने सुधार लिया उसको। अब ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी को हाँ, एबीसी में भुजा एबी और एसी को, एबी और एसी, एबी और एसी को डी तक और ई तक बढ़ाया जाता है, डी तक और ई तक बढ़ाई जाती है, ई तक बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब उसने कहा कोण सी बी डी और कोण सी बी डी और कोण बी सी डी के द्विभाजक, यानी इसका द्विभाजक और इसका द्विभाजक, यानी इनके द्विभाजक मेरे प्यारे भाई, एक तो इसका द्विभाजक और एक इसका द्विभाजक। द्विभाजक मतलब कोण को बराबर भागों में बांटने वाला, एक ये बराबर भागों में बांटने वाला और एक ये बराबर भागों में बांटने वाला। बिंदु पी पर मिलता है, बिंदु कहाँ मिलता है, बिंदु पी पर मिलता है, बिंदु पी पर मिलते हैं। अब उसने ये भी कहा कि यदि पी की वैल्यू 54 दे रखी है, 54 दे रखी है, 54 दे रखी है, तो याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि ये जो 54 निकल के आता है ना, 54 जो निकल के आता है, ये 90 माइनस फलाना फलाना कोण आता है, 90 माइनस थीटा बाय 2 आता है। एक काम करो, थीटा बाय 2 को इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, ये 90 माइनस 54 हो जाएगा। ठीक है जी, तो थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 72। ये फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया मैंने, ये बताओ। पिछली क्लास में बताया ना भाई, बिल्कुल बताया था।
याद करो पिछली क्लास, ये फॉर्मूला होता है कि यहाँ जो बनता है वो हमेशा ही 90 माइनस इसका इसका आधा, 90 माइनस इसका आधा होता है, और जी बीच में बनता है वो 90 प्लस इसका आधा होता है। यहाँ जो बनता है इसका ठीक आधा होता है। चलिए एक बार आप फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। आइए इस सवाल पे आ जाओ भैया। इस सवाल को एक बार देख लीजिए, जल्दी से, शांति से, इत्मीनान से देखिए। यहां देखो, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, और AB की लेंथ 6 दे रखी है, AC की लेंथ 4 दे रखी है। तो कह रहा है BC का मान निकाल के बताओ कितना हो जाएगा। BC सामने वाली भुजा के सामने ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, मतलब एंग बड़ा है तो ये भुजा का मान ए हो जाएगा। अब यहाँ एक कोसाइन फॉर्मूला करके होता है, जब भी कोई दो भुजाएं दे दी जाए और एक कोण दे दिया जाए, दो भुजाएं दे दी जाए और एक कोण दे दिया जाए, तो मैं लगा देता हूं सर जी ये ए का जो स्क्वायर होगा, ये ए का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा, वो बराबर होगा भाई, इसको हम कहते हैं, देखो ये बी के सामने तो इसको छोटा बी कह दो, इसकी सी के सामने तो इसको छोटा सी कह दो। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि सर जी इसका स्क्वायर जो होता है वो बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस माइनस 2AB, 2BC, 2BC मल्टी मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, कॉस ए जो दे रखा है वो कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है, तसल्ली से, शांति से एक बार समझने की कोशिश करो, क्या समझ में आई कि नहीं आई बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो रोक रोक के देखना है, मैं साइड हटता हूं ताकि आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सको, वीडियो देख सको, मतलब जैसे साइड हटा तो मैं ना आऊं तब तक वीडियो रोक लो और फिर समझो इस बात को। यहां देखिएगा, ये कोसाइन फॉर्मूला होता है। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जी, ए का स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 16, और सी स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2 गुना बी सी, बी कितना 4 गुना सी कितना 6, मल्टीप्लाई बाय कॉस 60, कॉस 60 यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है क्या, 1/2 होती है, कॉस 60 रख देंगे ना। तो यहां करेंगे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 6 6 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 4 और 1 5, 52, माइनस 2 ने 2 को मार दिया, और 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो ए स्क्वायर बराबर 24। तो यहाँ से घटा पीटी जब मैं करने की कोशिश करूंगा ना, तो भैया 12 में 4 गया 8 बचेगा, 4 में 4 गया, 4 में 2 गया 2 4 में 2 गया 2 बचेगा। अब ये हटाया मैंने, वर्गमूल चढ़ा दिया। अब वर्गमूल 28 को तोड़ने का तरीका क्या है, 28 को तोड़ने का तरीका ये है कि 4 गुणा 7 लिख दो, 4 बाहर निकल जाएगा 2 के रूप का, अंदर रह जाएगा कौन 7, अंदर रह जाएगा कौन, अंदर रह जाएगा मेरे भाई 7 रह जाएगा, 2√7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या समझ में आई कि नहीं बात, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल समझ में आई सर। आगे बढ़ते हैं। अब किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं जैसे साइड हटता हूं तो आप यहाँ वीडियो को रोक के, और वीडियो को रोक के थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी, में बी जो है वो समकोण पे है, बी समकोण पे यानी 90 डिग्री पे। अच्छा उसने कहा है कि बी जो है एसी, एसी पर एक लंब है, बी जो है एसी पर लंब है, बी जो है एसी पर लंब है, बी से एसी पर एक लंब बी एन डाला गया, बी से एसी पर एक लंब डालूंगा, यहां पर एक लंब डाल दूंगा मैं, यहां देखो लंब यानी जो 90 डिग्री बना दे सामने, जो सामने 90 डिग्री बना दे इसको लंब कहेंगे, इसका नाम क्या है बी एन, बी एन रखा गया। उसने कहा है बी से ए सी पर एक लंब खींचा जाता है, यदि ए से लेकर बी तक 8 दे रखा हो, ए से लेकर बी तक 8 दे रखा हो, बी से लेकर सी तक 6 दे रखा हो, मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम से ये 8 हुआ ये 6 हुआ तो ये पूरा का पूरा 10 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 10 हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस ए एन की लंबाई निकालने का तरीका हमारा, ए एन की लंबाई निकालना चाहते हैं भाई, ए एन की लंबाई निकालना, ध्यान रखना ये वाली लंबाई नहीं निकालनी, ये वाली लंबाई नहीं निकालनी, तो ए एन की लंबाई निकालते हैं।
चलो जी शांति से पहले ये वाली लंबाई निकालते हैं। ये लंबाई निकालने का तरीका क्या है? लंबाई निकालने का तरीका क्या है? देखो कैसे निकालते हैं। तरीका होता है ये वाली गुणा ये वाली बटे 10 कर देते हैं। 6 8 48 यानी 4.8। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या फिर आप कैसे निकालेंगे सर? इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ पूरे त्रिभुज का। वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बराबर, एक बार इसको आधार मान के कर लेते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इस केस में भाई? इसको अगर आधार मान लिया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? bn। bn bn तो इससे ये चला जाएगा 4.8। 4.8 निकल के आ जाएगा bn की लंबाई। 10 से जब काटा पीटी करेंगे 4.8। तो bn की जो लंबाई निकल के आई वो 4.8 निकल के आई। हाँ या ना? यहां से यहां तक की जो लंबाई निकल गई 4.8 निकल गई। अब आपसे कह रहा है ए से लेकर एन तक की लंबाई बताओ। ए से लेकर एन तक की लंबाई निकालनी है। ए से लेकर एन तक की लंबाई निकालनी है। कितने अलार्म बज रहे हैं आज? देखो ये वाला दे रखा है 8, घुमा लेता हूं थोड़ा सा। ये वाली लेंथ दे रखी है मेरे भाई 8। ये वाली लेंथ दे रखी है आपको कितनी? 4.8। यह 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा ए एन। ए एन। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाने की कोशिश करूं, पाइथागोरस अगर मैं यहाँ लगाने की कोशिश करूं तो पाइथागोरस हम लगा सकते हैं सर। कैसे? कि सर जी 8 का जो वर्ग होगा, 8 का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा आधार का वर्ग, आधार का वर्ग जमा में ए एन का वर्ग, लंब का वर्ग, ए एन का वर्ग, ए एन का वर्ग। 8 का वर्ग तो मुझे याद है 64 है, लेकिन सर 4.8 का वर्ग मुझे याद नहीं है। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाता हूँ। 8 का वर्ग 8 64 का 4 हासिल 6। 8 चौके 32, 32 दूनी कितना होता है भाई? 32 दूनी होता है कितना? 64। 6 4 10 की शून्य हासिल 1 70 की शून्य हासिल 7। 4 चौक 16, 6 7 13 का 3 हासिल 1। कितना हुआ? 1 मिनट। 4 चौक 16, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 23। तो 2304। तो 2304 मेरे भाई सुनिएगा। एक नंबर के बाद डेसिमल था तो यहाँ 2 नंबर के बाद डेसिमल लगता है, प्लस ए एन, ए एन का वर्ग, ए एन का वर्ग करेंगे। इस नंबर को इधर लेके आऊंगा तो 64 माइनस 23.04, तो ये हो जाएगा कितना? 96। और ये हो जाएगा कितना? 40। ठीक है जी भैया, किसी संख्या का वर्ग करने पे 40 96 आता है। ये हटाओ तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। 40 96 किसका आता है? 64 का होता है क्या 40 96? बिल्कुल होता है। पीछे 2 नंबर के बाद 1 नंबर के बाद हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए एन की वैल्यू हो जाएगी 6.4 इज द राइट आंसर। ए एन की वैल्यू हो जाएगी 6.4। थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, ठीक ठाक सवाल था भाई, है ना? ये सवाल ठीक था, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। आओ जी आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल की ओर जाते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के कोण ए, एक त्रिभुज एबीसी, हाँ एक त्रिभुज ए बी सी के कोण ए तथा कोण बी के समद्विभाजक, कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक, कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक एक दूसरे को मिलते हैं। कोण ए का समद्विभाजक, ठीक है, ए का समद्विभाजक और कोण बी का समद्विभाजक, ऐसे ही सी का भी समद्विभाजक होगा तो यहाँ मिलेगा। कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। समद्विभाजक मतलब जिस जो एंगल को बराबर भागों में बांट दे वो समद्विभाजक होते हैं। जो एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दे वो समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, ओ पर मिलते हैं, ये वाला पॉइंट ओ हो गया। यदि कोण ए नहीं ओ ए बी, ओ ए बी दे रखा है आपको कितना? 30 डिग्री। तो हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं सर, हम सब जानते हैं कोण द्विभाजक ये 30 है तो ये भी 30 होगा। कोण द्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है कोण द्विभाजक। ओ ए बी, ओ ए बी, आगे कह रहा है ओ बी ए,
ओ बी ए दे रखा है आपको 40 डिग्री, भाई ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं ए सी बी, ए सी बी पता करना है। अच्छा जी ये देखो, ये पूरा कितना है, ये पूरा है सर 60 डिग्री, ये पूरा कितना है, ये पूरा है सर 80 डिग्री, 80 डिग्री, और ये पूरा कितना है, ये पूरा है सर थीटा डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 8 6 14 140 डिग्री। 140 में कितना जोड़ें कि 180 आए, तो हम कहेंगे जी 40 डिग्री जोड़ दो, यानी कि पूरा का पूरा 40 है, मतलब ये 20 20 रह जाएगा, 20 20 रह जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया ए सी बी पता करके बताओ, ए सी बी यानी कि पूरा का पूरा ही पता करना है, और 40 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, पूरा का पूरा कितना, 40 डिग्री इज द राइट आंसर। क्या किसी भी भैया को, बहन को, भाई को, बंधु को कोई परेशानी है? और थोड़े से सवाल रहे, थोड़ा स्पीड तेज करते हैं और सारे के सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। उसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ए बी और सी। समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है सर। ठीक है, एंगल ए का समद्विभाजक बी सी को डी पर काटता है। एंगल ए का समद्विभाजक, ए का समद्विभाजक मतलब जो दो कोण को दो बराबर भागों में बांटे, कहाँ काटता है समद्विभाजक मतलब कहाँ, डी पर काटता है, डी पर काटता है, डी पर काटता है। तो समद्विभाजक। अच्छा एक बात और सुनिएगा, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज यानी बराबर भुजाओं के बीच से अगर कोई लाइन डाली जाती है तो कोण द्विभाजक का काम भी करेगा, लंब का काम भी करेगा और माध्यिका का काम भी करेगा, माध्यिका का काम भी ये करेगा। ये लाइन जो है ये सारे के सारे काम करेगी भैया, ये जो लाइन सारे के सारे काम। तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है जी, तो सी डी ए, सर सी डी ए का मान निकाल कर बताओ, सी डी ए का मान 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। बात खत्म और पैसा हजम। अगले सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ, 40 नंबर सवाल पे। थोड़े से सवाल और बचे हैं, जल्दी से इसी वीडियो में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आ जाओ, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज में बी 90 डिग्री, बी 90 डिग्री, ये बात हम जानते हैं, सवाल ने कह दिया तो कह दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, बी सी की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और डी जो है भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, डी जो है भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, डी जो है भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। अगर ये मध्य बिंदु, अगर ये मध्य बिंदु तो ये लंबाई और ये लंबाई सारी की सारी आपस में बराबर, अगर ये मध्य बिंदु है तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों सर, कारण क्या है कि आप देखना चाहे तो देख सकते हो कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस होती है, सारे के सारे रेडियस होते हैं। लेकिन 90 डिग्री अगर बनाता है, यहाँ मान लो 90 डिग्री अगर बन रहा है तो ये तीनों बराबर नहीं होंगे, ना ना ना, वो गलत बात है। तो उसने कहा है कि सर किसकी लंबाई बताओ, बी डी की लंबाई बताओ, बी से लेकर डी तक की लंबाई बताओ, ये वाली लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाई पूरी लंबाई निकाल के आधी कर देंगे, वही तो हो जाएगी। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं एच, हाइपोटेनस की वैल्यू। तो सर आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होगा एच स्क्वायर। तो ये जोड़ेंगे जब मैं, 6 6 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 4 और 1 5 हो जाएगा। किस संख्या का वर्ग करूं कि 52 निकल के आए, किस संख्या, तो यहाँ से ही हटाया निकाल दिया। अच्छा जी इसको लिखूंगा 13 चौकी 52, 13 चौकी 52 बराबर एच आ गया। तो 4 बाहर निकलेगा 2 के रूप का और अंदर रह जाएगा 13। तो ये जो पूरी लेंथ निकल के आई, ये निकल के आई 2√13। 2√13 को दो अलग अलग पार्ट में बांटना है, तो ये भी हो जाएगी कितनी, √13, ये भी हो जाएगी कितनी, √13, और ये भी लेंथ हो जाएगी कितनी, √13। तो उसने बी डी तक की लंबाई पूछा है, बी डी तक की लंबाई पूछी है, बी डी तक की जो लंबाई हो जाएगी √13 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो साथियों, अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाओ, और 41 नंबर सवाल पे आ गए। 41 नंबर सवाल पे अगर हम पहुंचे तो चलिए जी, 41 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है भैया। कह रहा है कि एबीसीडी के केंद्रक, त्रिभुज एबीसीडी के केंद्रक, केंद्रक केंद्रक केंद्रक, सुनो, केंद्रक जो रहता है वो 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। भाई जो केंद्रक है ना, यहाँ केंद्रक होता है, ये 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है ये, कि केंद्रक के निर्देशांक बीसी का मध्य बिंदु ए बी सी, ए बी सी के मध्य बिंदु है ना, ये बराबर भागों में बांट देता है, बराबर भागों में बांट देता है इसको, सामने वाले लाइन को। केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, केंद्रक के निर्देशांक यानी कि ये वाला पॉइंट पता करना है, केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कि ये वाला पॉइंट पता करना है, ये वाला पता करना है, ये वाला पता करना है। यदि BC का मध्य बिंदु D,
मध्य बिंदु डी 2,4 दे रखा है और ए दे रखा है आपको 2,-3 दे रखा है। इस तरह से दे रखा है। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा इस हिसाब से बना लेता हूँ कि जी देखिए ये पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2-3 दे रखे हैं, और ये पॉइंट डी कौन सा है, डी है। ये पॉइंट डी है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं कितने, 2,4 दे रखे हैं। ये जो लाइन है ये कितने के रेशो में तोड़ती है, 1:2 में तोड़ती है। तो इस पॉइंट पी के, इस पॉइंट के है ना, केंद्रक को हम कहते हैं जी। इस जी के निर्देशांक ज्ञात करके बताओ क्या क्या निकल के आएंगे, क्या क्या निकल के आएंगे, निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो चलिए सर, मान लेता हूँ इसका x निकल के आएगा और y निकल के आएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर होता है m x2 प्लस n x1 बाय m+n। सर जी ये m होता है और ये n होता है, किसी को भी m मान लो, n मान लो, किसी को मान लो। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, m 1 इंटू x2 कितना 2 प्लस n इंटू x1 2 बटे कितना हो जाएगा, m+n 3 हो जाएगा। तो 4 और 2 6, 6 का आधा कितना होता है, 6 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू तो 2 निकल के आई। तो मेरा आंसर ये नहीं होगा, इन दोनों में से मेरी जंग चलेगी। अब मुझे y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उसका तरीका होता है m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m+n y निकालना है। तो m इंटू y2 कितना 4 प्लस होना चाहिए, सॉरी प्लस n लिखेंगे इंटू y1 कितना है -3, तो -3 हो जाएगा, ये -3 बटे कितना रखेंगे m+n यानी 3। तो 4, ये तो हुआ 4, ये हुआ माइनस कितना 3 दूनी 6, तो ऊपर तो आ जाएगा मेरे भाई, गलत कर दिया, कहीं ना कहीं गलत कर दिया, एक मिनट भाई। अब y के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m+n। तो y बराबर m कितना 1 इंटू y2 कितना हो जाएगा, y2 हो गया कितना, y2 हो गया 4, और ये n y1 कितना 3 हो जाएगा, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। n कितना था, n2 था बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 4 माइनस 3 दूनी 6, 4 माइनस 6 2/3, 2/3 आ रहा है, तो 2/3 आ रहा है। एक मिनट भाई, जब रिकॉर्डेड क्लास होती है ना, कोई बताने वाला नहीं होता कि कहाँ गलती हो रही, और खुद की गलती कभी खुद को समझ में नहीं आती है, कभी भी खुद की गलती खुद को समझ में नहीं आती है। तो ये हो जाएगा 4, और ये 3 और 2, 3 दूनी 6, 4 माइनस 6 कितना होता है, -2, -2/3, -2/3। भाई कहीं ना कहीं तो मैं मिस्टेक कर रही हूँ, एक मिनट भाई देखिएगा, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। दोबारा, ABCD के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि BC का मध्य बिंदु D है, अच्छा ठीक है, और D इतना इतना दे रखा है 2-3, ये वाला पॉइंट दे रखा है D 2-3 दे रखा है, कितना रखा है 2-4, सॉरी ये 2-4 दे रखा है, और A दे रखा है आपको कितना, A दे रखा है आपको कितना 2 और -3 दे रखा है, ठीक है। तो ये वाले, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि ये ऊपर वाली लेंथ अगर 2 आ गई, सॉरी भाई ये ऊपर वाली लेंथ 2 अगर आ गई, ये वाली लेंथ अगर ऊपर की 2 आ गई और नीचे की 1 आ गई, ये ऊपर वाली 2 आ जाए और नीचे की 1 आ जाए, है ना, ये ऊपर वाली 2 आ जाए और नीचे की 1 आ जाए, नीचे की 1 आ जाए। जब भी सवाल में गलती होने लगे तो थोड़ी देर गहरी सांस लो, दोबारा सवाल को शुरुआत से शुरू करो। तो एक्स के कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे, तरीका होता है एम एक्स टू प्लस एन x1 डिवाइडेड बाय m+n तरीका होता है ना, m+n, ये m होता है और ये n होता है, ठीक है। x निकालना है, m कितना हो गया, m हो गया 2 गुणा x2 कितना हो गया, x2 हो गया हमारा 2 प्लस n हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, n x1 कितना हो गया, 2 हो गया, बटे कितना हो जाएगा m और n 2 3, तो 4
4 और 2 6, 6 का आधा कितना होता है, 6 को 2 से भाग देंगे, 6 को 3 से भाग देंगे 2 आएगा, x की वैल्यू तो 2 आ गई। ठीक, मतलब इस पे तो फर्क पड़ा ही नहीं था। अब मैं y के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। y के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूले हैं जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे ना बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। m रखते हैं, m कितना 2, x y2 कितना 4 और प्लस n कितना 1 और y1 कितना -3, -3 बटे कितना 3। तो y बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 -3 बटे 3। 8 में से 3 गए 5 बटे 3, 5 बटे 3 ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, भगवान से गलतियां हो जाती है, हम तो फिर भी तुच्छ प्राणी। आओ जी अगले सवाल पे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तीन चार सवाल, 1 2 3 4 सवाल और बचे हैं, 4 5 सवाल जल्दी से कर लेते हैं। उसने कहा त्रिभुज एबीसी में बी जो है समकोण है, बी समकोण है यदि एसी की लंबाई, ए से लेकर सी की लंबाई 6 दे रखी हो और डी भुजा एसी का मध्य बिंदु, भाई ये मध्य बिंदु ये 3 और ये 3 और ये भी 3 होगी, ठीक है मध्य बिंदु है, तो बीडी की लंबाई निकाल के बताओ, 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कभी कभी तो इस तरह के चिरकुट चिरकुट से सवाल आ जाते हैं जिनमें कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता है सर। ठीक, यहाँ आ जाइए, जल्दी से इसको करने की कोशिश करो, जल्दी से इसको कर दीजिए। उसने कहा है, अच्छा जी, और ये सबसे पहली बात तो यहाँ सुधार लेना, यहाँ सुधार लेना, ये चतुर्भुज नहीं है ये त्रिभुज है त्रिभुज है ये। जब सवाल गलत हो जाते हैं ना, गलत छपे होते हैं तो बहुत मेहनत लगती है उसको सही करने में, हैं घंटों घंटों परेशान होते रहते हैं कि यार चतुर्भुज है, बात ही समझ में नहीं आ रही, तो तब जाके कहीं सवाल समझ में आता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं, ये पी क्यू और आर। पी क्यू और आर का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है कितना 2x, और पी क्यू कितना दे रखा है 2x और ये कितना दे रखा है 5x, 5x दे रखा है। एक रेखा क्यू आर के समांतर खींची जाती है, एक रेखा क्यू आर के समांतर, क्यू आर के समांतर एक रेखा खींची जाती है, यहाँ कहीं खींची जाती है, हाँ जी क्यू आर के समांतर खींची जाती है, जो पी क्यू पी पी क्यू और पी आर को ए तथा बी पर स्पर्श करती है, ए तथा बी पर स्पर्श करती है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। चलिए जी समांतर रेखाएं, तो अगर ये समांतर रेखाएं अगर हैं, अगर समांतर रेखाएं होती है तो मेरे भाई ये वाला कोण जितना होता है उतना ही ये वाला कोण हो जाता है सीधी रेखा पर काटती ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, सेम उसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 5 और ये कितना होता है 9, 5 और 4 9, तो 9x जो होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 डिग्री का हो जाएगा, ये 40 डिग्री, ये वाला भी कितना डिग्री 40 डिग्री, और 20 से 5 100 डिग्री, ये 100 डिग्री का हो जाएगा, x की वैल्यू 20। तो कह रहा है पी बी ए यानी कि ये कितना 100 डिग्री, और उसने कहा है पी ए बी यानी 40 डिग्री, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा 60 डिग्री हमारा आंसर निकल के आना चाहिए, दैट इज इन ऑप्शन ए, 43 का ए आ जाएगा। ठीक है, आगे आओ, अगला सवाल एक बार तसल्ली से, इत्मीनान से, समझदारी से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक, यहाँ उसने कहा है समरूप है सर, समरूप का निशान दे रखा है एबीसी और पी क्यू आर, एबीसी और क्यू आर पी समरूप है, इनके रूप समान है सर। यदि पी क्यू पी 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 क्यू और क्यू आर 8 और सही लिखा है पी आर हुआ, इकरार हुआ। अब उसने दे रखा है कि त्रिभुज, इसका एरिया जो दे रखा है, एरिया दे रखा है मेरे भाई √1 और इसका एरिया दे रखा है √4, तो इनके साइड का जो रेशो निकल के आएगा वो 1 और 2 निकल के आता है, साइड का रेशो 1 और 2 निकल के आता है। तो ए बी की किसके बराबर, ए बी की लेंथ किसके बराबर x, मेरे भाई ये x बटे ये बराबर यहाँ 8 बटे ये, तो 2 से काटा पीटी किया 4 निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। यार कुछ ही सेकंड्स के होता है, एडवांस मैथ ऐसा होता है कि बहुत आसानी से बन जाता है। अब यहां देखिए सवाल, दो समरूप त्रिभुजों की
ऊंचाई, ऊंचाइयों, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। भाई जो ऊंचाई का अनुपात होता है वही उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफलों, भाई ऊंचाई का अनुपात का, ऊंचाई का अगर वर्ग कर दूंगा तो क्षेत्रफल निकल के आएगा। 19 का वर्ग 361, 17 का वर्ग 289, ऑप्शन बी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पता है तो एक एक सेकंड में भी सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो। आ जाओ जी, इस चैप्टर के अंतिम सवाल पे हम बढ़ते हैं, है ना। 47, और उसके बाद ओ 48 कहाँ से आ गए, सवाल ही नहीं है 48 के बाद। अच्छा 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 अच्छा, आपकी बुक में यहाँ तक दे रखा है, लेकिन सवाल तो है, बहुत सारे सवाल है। 46 पे सवाल पे आ जाओ, 45वां सवाल हो गया, 46वां सवाल और कर लेते हैं। उसने कहा त्रिभुज ए बी सी और ये दोनों समरूप है, ए बी सी, ए बी सी और डी ई एफ, डी ई एफ समरूप है। एंगल ए जो दे रखा है वो 47 दे रखा है, और एंगल ई जो दे रखा है ये 63 दे रखा है। हम सब जानते हैं, हम सबको पता है सर, हम सबको पता है मेरे भाई, समरूप सिर्फ तभी होता है जब उनके तीनों कोण बराबर होते हैं। उनके तीनों कोण बराबर होते हैं, ये 63 डिग्री तो ये भी 63 डिग्री, ये भी 63 डिग्री, ये 47 डिग्री तो ये भी 47 डिग्री, ये भी 47 डिग्री। जितने डिग्री ये होगा उतने ही डिग्री ये हो जाएगा, है ना। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होना चाहिए। तो 7 3 10 की शून्य हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 और 11 निकल के आ जाएगा। यानी इन दोनों का योग तो 110 निकल के आया। 110 में कितना जोड़े, 110 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए। तो 180 में से माइनस करोगे तो 70 डिग्री आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही होगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, मेरे सखाओं। क्या ये बात आप सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? जब बिल्कुल सही है सर। बहुत सारे सवाल हमने आज की क्लास में किए, पेज नंबर 65 तक हम पहुंच गए। अब त्रिभुज के कुछ सवाल और बचे हैं, जैसे त्रिभुज के 23 सवाल और बचे, एक क्लास में हम ये खत्म कर देंगे। उसके बाद में हम आ जाएंगे चतुर्भुज पे, जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और चतुर्भुज के बाद में आ जाएंगे हम फिर वृत्त पे। तो वृत्त वाले सवाल भी हम लगाएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप ये फिर आएंगे निर्देशांक ज्यामिति पे। उसके बाद में अपने पास लगभग लगभग थोड़ा सा ही सिलेबस बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो मुश्किल पार्ट था वो हमने निकाल दिया। अब एक दो चैप्टर और बचे हैं। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है, क्वाड्रिलेटरल और वृत्त जो है ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। छोटी मोटी अगर गलतियां हुई हो तो उनको आप अनदेखा कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं गुरुजी यहाँ ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद।